अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। तोशा खाना के हवाले से आज एक नया टर्न इस केस में आ चुका है। हमने देखा है एक ऑडियो लीक सामने आई है जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी की। इस मुबैना ऑडियो लीक में वाज़े तौर पर आप पहले सुन चुके हैं कि अरसलान बेटा इसको गद्दार कह दो, अरसलान बेटा इसको इस पर लिंक कर दो, मीर जाफ़र मीर सादिक बना दो, ब्रांड बना दो। आज हमने सुना जी मुर्शिद इनको बनाया गया। जुल्फी बुखारी साहब ने इनके अहकामात की तकमील की और इसके बाद ये घड़ी फरोख्त होती है इसकी दीगर तफसीलात पर। और आज आपको ये बताने जा रहे हैं हम लोग कि नैब तहकीकात किस तरफ बढ़ रही हैं, क्या नैब की टीम दुबई जाने वाली है इस केस को लेकर, जुल्फी बुखारी का किस तरह मरकजी किरदार है, उमर फारूक ज़हूर से नैब के सवाल पूछ सकती है और दीगर तफसीलात इस आज ये भी आपको बताएंगे कि पेमेंट जो हुई थी वो पेमेंट एक्चुअली डॉलर्स में हुई थी या धर्म में हुई थी। ये भी आज आप तफसीलात प्रोग्राम में जान सकेंगे। लेकिन पहले आपको थोड़ा इस ऑडियो लीक से ही सुनाते हैं गुफ्तगू के इसका आगाज करते हुए कि क्या गुफ्तगू हुई बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी साहब के दरमियान। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शिद, आप कैसी हैं? अल्लाह की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेच दें, आपको भेज दूं, आपकी उनको बेच वगैरह दें क्योंकि उनकी यूज की नहीं है तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शिद, मैं कर दूंगा जी। तो इसके बाद नाज़रीन जुल्फी बुखारी साहब का भी एक मौक़िफ़ सामने आया। इस मौक़िफ़ के अंदर जुल्फी बुखारी साहब ने कहा जी कि जो कुछ हुआ वो कानून के तहत हुआ। उन्होंने कहा कि 20% पे उन्होंने बेची या जो भी उन्होंने फरोख्त करी रिटेन की, दैट वाज अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड देयर इज नथिंग अगेंस्ट द लॉ। उनका जो बयान सामने आया था पहले वो जरा आपको सुना देते हैं। उस बयान में उन्होंने क्या कहा, लेट्स हियर दिस। जब कानून की बात करें, कानून की हर एक चीज़ टिक हुई है। खरीदा है जिस कीमत पे 20% जो आप जिस कीमत पे खरीदते हैं वो खरीदना, अपनी मालकियत बनाना, आगे बेचना, इसमें और कोई बात नहीं है। ये तो कहीं इशू भी ना बनता अगर ये कोई और जगह होता। ये तो खाली क्योंकि खान पे कुछ और चीज़ मिल रही नहीं है 4 सालों पे, तो बस इस चीज़ को। और फिर इसके बाद एक ट्वीट भी आई। इस ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा कि कोई भी कॉपी पेस्ट बयान जो है वो नहीं मैं मानता। उन्होंने कहा इसकी फॉरेंसिक कराएं, बल्कि ये तक कह दिया कि इस ऑडियो लीक को अपने पैसों से यानी अपनी जेब से इसकी फॉरेंसिक वो कराने को तैयार है। तो ये मामला यहां तक चला गया। लेकिन नाज़रीन आज बात यहां तक नहीं रुकी, एक और बयान सामने आ गया। एक आपने एक रसीद देखी थी, ये रसीद थी। मैं वैसे इस रसीद को देखने के मेरा पहला मौक़िफ़ था वो ये था कि अगर आप किसी से टायर पंचर कराने जाए ना तो वो भी ऐसी रसीद नहीं बना के देता। ये 5 करोड़ 10 लाख रुपए की घड़ी बेची थी आउट ऑफ टाइम को। और ये रसीद जरा आप देखें, सब्जी बेचने वाला ठेले जो है ना, ठेला, वो भी ऐसी रसीद नहीं बनाता जो ये रसीद माशाल्लाह इन्होंने पेश कर दी थी कि ये रसीद है 5 करोड़ 10 लाख का हमने हीरा ये घड़ी बेची है। ये रसीद थी आउट ऑफ टाइम की। तो उस वक्त से लग रहा था कहानी मनगढ़ंत और फेक है, मनगढ़ंत और फेक लग रही थी कहानी। यानी मैं बार बार कह रहा हूं कि टायर पंचर, गोश्त बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला इससे बेहतर रसीद बना सकता है। ये 5 करोड़ 10 लाख की रसीद इन्होंने ये दिखा दी कि ये 5 करोड़ 10 लाख में हमने घड़ी इस शख्स को फरोख्त कर दी। उस शख्स का बयान सामने आ गया। उस बयान में उसने क्या कहा, शफीक नामी शख्स ने, आउट ऑफ टाइम जो रसीद दिखाई गई थी उसका बयान जरा सुनते हैं। लेट्स से दिस। जो मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चल रहा था मेरी शॉप के खिलाफ कि जी ये मैंने इमरान खान की घड़ी खरीदी है ग्राफ के नाम से, तो ना वो मेरा बिल है, ना मेरे साइन है, ना वो मेरी हैंड राइटिंग है। ये जो है सारा मेरा मिसयूज़ हुआ है, मेरी अपना स्टैंप और मेरा सारा कुछ। तो मैं इस चीज़ पे बड़ा ये काफ़ी अरसे से मैं खामोश था, सिर्फ इसी वजह से कि शायद इसमें कोई खामोशी आ जाए, लेकिन वो मुझे हर तरफ से बड़े परेशानी हुई। और इसका मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ कि ना मैंने वो वॉच खरीदी और ना मुझे इसका कुछ इल्म है। और ये मेरा सियासी तौर पे जो नाम लिया जा रहा है बार बार, शफीक ने खरीदी, तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ। और अगर कोई दोबारा मुझे इस मामले में कोई अगर घसीटा जाएगा तो मैं उसका कानूनी जो है कुछ करूँगा, क्योंकि मैं बहुत परेशानी के मैंने ये टाइम गुजारा है। और इसमें क्योंकि मुझे अपना कारोबार बंद करना पड़ गया, इसी वजह से मुझे दुकान भी बेचनी पड़ गई। तो पूरी इस 22 साल जद्दोजहद में जो दूसरों से रसीदें मांगते रहे, आज उनसे रसीदें मांगी जा रही हैं, उनसे मनी ट्रेल मांगी जा रही है कि खान साहब ये बताएं कि किसको बेची, कैसे बेची, पैसे कहाँ आए, किसको आए, किस शक्ल में आए, बाहर से किस तरह यहाँ पर पहुंचे, डॉलर में आए, धर्म में दी, पेमेंट किस तरह दी, रुपयों में आए, आपने क्या किया, क्या रसीद थी। तो ये जाली डॉक्यूमेंट जमा करा दिया गया कि ये रसीद ये हमने 5 करोड़ 10 लाख का बेचा था। और जिस तरह मैंने कहा कि ये हाथ से लिखी हुई रसीद को कह दिया गया कि हमने ये बेच दी। अब बात यहाँ तक नहीं रुकी, टैक्स रिटर्न सामने आ गए।
ये मोहम्मद शफीक नामी शख्स आर्ट ऑफ टाइम जो बिजनेस इनका है, इनका टैक्स पेयर नेम मोहम्मद शफीक है। इनकी आपके सामने एनटीएन हम आपको बताते हैं, जो एनटीएन नंबर है 1815148 टैक्स ऑफिस आरटीओ रावलपिंडी। एड्रेस शॉप नंबर 18, जो ये कहते हैं इनका कारोबार बंद हो गया इसी वजह से कि इनको सियासत में इस्तेमाल हुए। गोल मार्केट F7 जिन्ना सुपर इस्लामाबाद। 2014 से ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं, 2022 तक के इनके रिटर्न्स हैं। मैं आपको बताता हूं कि 2018 में जो उन्होंने रिटर्न फाइल किए उसमें उनका जो टोटल बिजनेस कैपिटल था, ये 2019 की रसीद है जो इमरान खान साहब ने जमा कराई थी, उनका टोटल बिजनेस कैपिटल 14,30,000 रुपए था। टोटल कैश उनके पास जो अवेलेबल था वो 14,21,800 रुपए था। टोटल एसेट्स इस शख्स के 28,51,800 रुपए थे। साल 2018 के उनके टैक्स रिटर्न्स की अगर तफसीलात देखें, तो अगर इसी तरह हम आगे बढ़े और साल 2019 के टैक्स रिटर्न्स की तफसीलात देखें तो उनका बिजनेस कैपिटल 14,30,000, टोटल कैश 40,53,000 रुपए, टोटल एसेट्स तकरीबन 54,83,000 रुपए उनके पास टोटल मौजूद थे। तो 2019 में जब वो 5 करोड़ 10 लाख की घड़ी खरीद रहे थे बकौल इमरान खान साहब और उनकी जमात के, तो इस शख्स के पास टोटल कैश ही 40 लाख रुपए था। इसने अपने बैंक में आज तक 45 लाख रुपए से ज्यादा इनके बैंक में नहीं आए, 10 लाख रुपए से ज्यादा इन्होंने विड्रॉल नहीं किया बैंक से, और 5 करोड़ 10 लाख की घड़ी इमरान खान साहब से इन्होंने खरीद ली। और ये किस्सा इमरान खान साहब या उनके जो हमनवा हैं जो साथ में जैसे कव्वाल के साथ बैठे होते हैं वो बार बार सुनाते हैं लोगों को, और लोग मान भी, जो उनके फॉलोअर्स हैं वो मानते हैं उस बात को। 2021 में 2020 के रिटर्न्स आपको बताते हैं। साल 2021 में इनके जो टोटल बिजनेस कैपिटल था 20,50,000 था, कैश 68 लाख था, टोटल एसेट्स तकरीबन 88 लाख रुपीस थे, और साल 2022 में टोटल एसेट्स 1 करोड़ से बढ़ चुके थे, फिर भी टोटल एसेट्स 5 करोड़ 10 लाख रुपए नहीं हुए थे। तो ये इनका टोटल, इनका जो गोशवारे इन्होंने जो एफबीआर को वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराई, टैक्स रिटर्न जमा कराए, एनटीएन नंबर है, वो सारी तफसीलात भी कौम के सामने आ चुकी हैं कि आखिरकार क्या सच है और क्या गलत है। जुल्फी बुखारी साहब कहते हैं इसका जो है फॉरेंसिक करा लिया जाए। इस प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। ये तो तफसीलात वो हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो आगे क्या होने जा रहा है, नैब इस पर किस तरह आगे बढ़ रहा है, नैब क्या उमर फारूक ज़हूर तक पहुंच रहा है, क्या नैब दुबई जा रहा है, ये भी सवाल उठाते हैं, ये भी आपको बताते हैं। मेरे साथ राना अबरार खालिद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से, जो पिटिशनर हैं इस केस में। तोशा खाना का मामला आपके सर पे सहरा जाता है, आपने उठाया। मेरे साथ साले जाफर साहब सीनियर सहाफ़ी और शाह ओवैस नूरानी साहब भी मौजूद होंगे जो कि SAPM है प्राइम मिनिस्टर के। मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज करता हूं। राना अबरार साहब, क्या उमर फारूक तक भी नैब जाने वाला है, दुबई की तरफ भी नैब जा सकता है? इस खबर से ही अगर आगाज करें तो हमें बताइएगा प्लीज राना साहब। जी बिल्कुल, मेरे पास ऐसी इतलात हैं कि डीजी नैब रावलपिंडी के ऑफिस का उमर फारूक ज़हूर से रब्ता हुआ है और अनकरीब नैब की टीम दुबई जाएगी। सेफान साहब, मेरे कान में मेरी आवाज़ वापस आ रही है, थोड़ा सा इसको भी ठीक करा लीजिएगा। तो मैं आपको आगे बताता हूं कि ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये दुबई जाएगी और इसके अलावा ग्राफ के शोरूम पर भी नैब की टीम जाएगी, ग्राफ के नुमाइंदों से भी मिलेगी, क्योंकि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है और घड़ी तो ग्राफ से बनवाई गई, बल्कि पूरा सेट बनवाया गया था। और इसके अलावा उमर फारूक ज़हूर का इंटरव्यू भी किया जाएगा और कुछ शवाहिद भी इकट्ठे किए जाएंगे। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि बल्कि आपके इस प्रोग्राम में, आपके चैनल के थ्रू ये खबर मैं दे दूं कि ये जो कहा जा रहा है कि उमर फारूक ज़हूर साहब ने $2 मिलियन की ये सेट बेचा था फर्रा गुज्जर और फर्रा गोगी साहिबा को, तो एक्चुअल जो खबर है या एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इसका सौदा हुआ था 75 लाख दिरहम में। ये सेट वो लेकर गई थी और मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूं, इसके मरकजी किरदार SAPM जुल्फी बुखारी साहब हैं, उनके जरिए ही ये सारा राब्ता हुआ था और शहजाद अकबर भी इसमें शामिल थे, लेकिन मरकजी किरदार जुल्फी बुखारी थे। और ये सेट फर्रा गोगी साहिबा यहाँ से लेकर दुबई गई थी, वहां पर जाकर उन्होंने दिखाया था और उसका सौदा तय हुआ ये कि उन्होंने कहा कि मैं इसकी तस्दीक करूंगा कि ये कापी नहीं है, क्योंकि मैं $2 मिलियन के इक्वल रकम दे रहा हूं। ये 75 लाख दिरहम का सौदा हुआ था, 75 लाख दिरहम दे रहा हूं, ये कोई मामूली रकम नहीं है, लिहाजा मैं इसको वेरीफाई करवाऊंगा कंपनी से। तो हुआ ये कि ये सेट उनको दिया गया और ग्राफ के शोरूम पर लेकर गए उमर फारूक ज़हूर साहब।
वहां पर उन्होंने जाकर ये दिखाया, उन्होंने जो इनिशियल उसका एग्जामिनेशन होता है एक मतलब कसवट्टी के ऊपर या जिस तरह से भी करते हैं, मतलब लैब एग्जामिनेशन नहीं बल्कि इनिशियल एग्जामिनेशन करके उन्होंने कहा कि अगर आपको ये सेट 5 से 6 मिलियन डॉलर के इक्वल मिल जाता है तो ये आपका वारे का सौदा होगा। तो उन्होंने फिर 2 मिलियन डॉलर के ऊपर तय कर लिया। उन्होंने उससे पहले जब ये सौदा तय हुआ था, फराह गोगी साहिबा पहुंची थी 2 दिन पहले, अपने बैंक से 75 लाख दिरहम की रकम ड्रा करा ली थी और कैश अपने पास रख लिया था। ये फराह गोगी साहिबा दोपहर के टाइम उनके ऑफिस में गई थी और ये सेट हैंड ओवर करके 75 लाख दिरहम की रकम ले ली थी। अब आगे की जो स्टोरी है वो मैं चंद दिनों में ये स्टोरी ब्रेक करने वाला हूं कि ये सेट कैसे लेकर जाया गया पाकिस्तान से और रकम फिर कैसे वापस आई। क्या सेट, ये हीरो का सेट कानूनी तौर पर लेकर जाया गया या गैर कानूनी तौर पर, और रकम कानूनी चैनल से आई थी या गैर कानूनी चैनल से आई थी। सबसे अहम पार्ट इस केस का यही है और जल्दी इसकी इंफॉर्मेशन भी अवाम के सामने आ जाएगी। और इसमें तो मनी लॉन्ड्रिंग का मैं जुल्फी बुखारी के साहब के बयान की तरफ आता हूं। ये मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज ही बन सकता है, लेकिन दूसरा अहम जो बात अभी हम बता रहे हैं नाज़रीन को कि ये आप कह रहे हैं कि 2 मिलियन हीरो की स्मगलिंग का चार्ज भी बन सकता है, क्योंकि हीरे जो है ये 2 मिलियन डॉलर नहीं, परमिशन के बगैर ये 75 लाख धर्म में आप कह रहे हैं कि ये 75 लाख धर्म में ये पेमेंट हुई है। ये 2 मिलियन डॉलर्स नहीं है, डॉलर्स में नहीं, ये धर्म में पेमेंट हुई है। 75 लाख यानी उसको कन्वर्ट, जी मैं कंफर्म कर रहा हूं, ये 75 लाख दिरहम में पेमेंट हुई है। जी जी सही। और इक्विवेलेंट टू उस टाइम के करेंसी एक्सचेंज रेट के मुताबिक इक्विवेलेंट टू 2 मिलियन डॉलर था, ये रकम थी, लेकिन पेमेंट दिरहम में हुई है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि नैब अब पहुंच चुकी है करीब उमर फारूक के, और उमर फारूक से भी वो पूछने वाली है सारे सवालात। तो ये आपको, क्योंकि अब जब इतना आगे तक केस चला गया है राणा साहब, तो इसके अलावा क्योंकि जो रिकॉर्ड एफबीआर से या जो जिस तरह से ये असेसमेंट हुई थी, इन तमाम चीजों की जो वैल्यूएशन हुई थी, जिस वैल्यू पे रिटेन किया गया, क्योंकि अभी भी मैंने आपको सुनवाया कि जुल्फी साहब ये कह रहे थे कि कानून के लिहाज से हुआ, तो नैब इसमें किस तरह आगे बढ़ेगी कि करप्ट प्रैक्टिसेस प्रूव हों? मैं इस पर पहले भी बात कर चुका हूं आपके प्रोग्राम में। जुल्फी बुखारी साहब को ये वीडियो सुनवाइएगा जरूर, या उनसे कहें कि गुजारिश ये है कि ये बातें जरा सुन लें कि ये जो कानून कहते हैं, कानून के साथ मजाक किया गया, कानून का खिलवाड़ किया गया। हुआ ये है कि जैसे ही वजीर आजम का दौरा होता था, सऊदी अरब का, दुबई का, कहीं का भी, तो वहां रूल्स के मुताबिक वहां पर मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसडर इस बात का पाबंद है कि वजीर आजम को जितने गिफ्ट मिलते हैं या दूसरे मिनिस्टरों को, वो उसकी रिपोर्ट बनाकर तोशा खाना के इंचार्ज को भिजवाने का पाबंद है। लेकिन एम्बेसडर को रोक दिया गया, कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई, कोई बताया नहीं गया कि कितने गिफ्ट मिले और क्या क्या गिफ्ट थे, उनकी क्या वैल्यू हो सकती है। सबसे पहले तो कानून के साथ यहां पर खिलवाड़ किया गया। उसके बाद यह है कि वो गिफ्ट कस्टडी में चले जाते हैं, वजीर आजम ऑफिस के डेडिकेटेड ऑफिसर के कस्टडी में चले जाते हैं, वो लेकर आता है और तोशा खाना में रखे जाते हैं। हुआ यह है कि ये गिफ्ट सीधे बनी गला ले जाए गए, किसी सरकारी ऑफिसर की कस्टडी में नहीं आए हैं, तोशा खाना में नहीं ले जाए गए। और रूल कहते हैं कि जब तोशा खाना में जाते हैं तो बाई रिटर्न एक रिटेन की एप्लीकेशन दी जाती है उस प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर, किसी जो रेसिपिएंट होता है उसकी तरफ से, और उसमें वो एक अंडरटेकिंग भी शामिल होती है कि मैं तमाम रूल्स को फॉलो करूंगा, उनकी पाबंदी करूंगा रिटेन करते हुए। और विदाउट एप्लीकेशन ये रिटेंशन हुई है, तोशा खाना में जमा कराए बगैर, बल्कि तोशा खाना के अमले को ये गिफ्ट दिखाए भी नहीं गए। ये कानून की तीसरी खिलाफवर्जी हुई है। चौथी खिलाफवर्जी ये हुई है कि 15 दिन के अंदर जब रिटेंशन की एप्लीकेशन मिलती है तो 15 दिन के अंदर तोशा खाने का इंचार्ज खत लिखकर बाकायदा एफबीआर से, कस्टम से एक अप्रेजर बुलाता है और एक ओपन मार्केट से अप्रेजर बुलाया जाता है। वो आकर इसका अप्रेजल करते हैं उस गिफ्ट का, और प्राइस एवेल्युएशन होती है। वो प्राइस एवेल्युएशन जो करते हैं वो एक तोशा खाना की कमेटी होती है, प्राइस एवेल्युएशन कमेटी कहते हैं उसको। उसमें उनकी दोनों अप्रेजर्स की रिपोर्ट वहां पर पेश की जाती है, उनकी जो असेसमेंट होती है, और
प्राइस एवेल्युएशन कमेटी मंजूरी देती है। ये 5वीं कानून की खिलाफवर्जी हुई कि प्राइस एवेल्युएशन कई कानून की खिलाफवर्जी है। राणा साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं फिर माजरत हूं साले जाफर साहब के पास, फिर इनके पास आता हूं। साले जाफर साहब से मुझे पूछना है, साले जाफर साहब, कि आज जो नई ऑडियो लीक आई है अरसलान बेटा के बाद, आज जो दूसरी ऑडियो लीक आई है मुर्शिद वाली, इस पर आपका तबसरा भी जानेंगे, और जो रसीद दिखाई गई थी जाली, शफीक का बयान आ गया, इस पर आपका साले जाफर साहब का तबसरा भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने एक ऑडियो लीक का जिसका तस्करा आप इस पर आना चाह रहे हैं हम लोग ये आपने ऑडियो अगर सुनी हो, जिसमें अंदर वो जुल्फी बुखारी साहब कहते हैं जी मुर्शिद काम हो जाएगा, घड़ी जो है वो आगे जो भी करना है कर देंगे, और बुशा बीवी उनको हिदायत दे रही हैं। इससे पहले बुशा बीवी उनके सोशल मीडिया के डॉक्टर अरसलान खालिद हैं, उनको हिदायत देती हुई पाई गई हैं कि अरसलान बेटा इसको गद्दार कह दो, इसको इधर कर दो, इसको उधर कर दो, लिंक बनाओ और ट्रेंड्स बनाओ, जो भी करना है हैशटैग्स बनाओ। साले जाफर साहब, आज की ऑडियो लीक आपने सुनी, आपके लिए कुछ इसमें आप शॉक हुए नहीं हुए, और आपका अपना तबसरा क्या है इस ऑडियो लीक से, अगर आपसे पहले शुरुआत करना चाहूं तो साले जाफर साहब। जी, आप इस ऑडियो लीक को सुनने के बाद मुझे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वो बात याद आ गई जो उन्होंने कहा था कि ये एजेंसियां जो हैं ये सब के टेलीफोन टेप करती हैं समेत मेरे। तो मतलब ये है कि ये अब तो ये सवाल उठाया जाएगा पीटीआई की तरफ से कि ये टेप जो है ये किस तरीके से किया गया और अखलाकी और कानूनी तौर पर। इसका जवाब पहले ख़ुद इमरान खान दे चुके हैं और उसका जवाब फराहम कर चुके हैं, और उस मौके पर उन्होंने कतई तौर पर यह नहीं कहा था कि मैं इसकी रोकथाम करना चाहता हूँ या ये बुरी बात है। अब रही जहाँ तक बात ये जुल्फी बुखारी साहब की इस गुफ्तगू की, जुल्फी बुखारी साहब की गुफ्तगू ज़रा आप दोबारा गौर से सुने। उसमें वो क्या कहती है खातून जुल्फी बुखारी को कि ये कुछ चंद घड़ियाँ हैं जो बड़ी कीमती हैं, बड़ी अहम हैं, जो कि खान के इस्तेमाल की नहीं है, और ख़ान ये चाहते हैं कि इन घड़ियों को बेचा जाए, तो आप ये काम करें। तो वो आगे से कहता है कि मुर्शद, वो आपकी बुखारी साहब आगे से फरमाते हैं कि मुर्शद ये बिल्कुल आपके हुक्म की तामील होगी। तो इसमें जो जुमला है, अगर आपको दोबारा किसी वक्त मौका मिले तो आप सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि वो ये फरमाइश खान की तरफ से वो खातून कर रही है कि वो बेचना चाहते हैं। जहाँ तक आज उस दुकानदार का ताल्लुक है, उस बेचारे ने बड़े दिन इंतज़ार किया, बड़ा बर्दाश्त किया, और उसके बाद आज वो फट पड़ा और उसने कहा खुदा के लिए मेरी जान छोड़ो, ये ना मेरा कागज़ है, ना मेरी रसीद है, ना मेरे दस्तखत हैं। तो इससे एक बात और भी साबित हुई कि ये जो ग्रुप है जिसका राणा साहब ने 6 जराइम की बात की, 7वां जुर्म ये है कि ये रसीदें भी जालसाजी से बनाते रहे हैं, और इस जालसाजी की रसीद के बाद अब हमें ये देखना पड़ेगा, अब नैब वालों को ये देखना पड़ेगा, ये गौर करना पड़ेगा कि क्या ईवान वज़ीर आज़म में जो कागजात या दस्तावेज़ बनाई जाती थी उनमें जालसाजी का एलिमेंट किस कदर है। और यहाँ जो बात अभी तक मैं सुन चुका हूँ या मेरे इल्म में आई है, मैं ये समझता हूँ कि नैब के लिए ये केस बहुत आसान है, और अब तक इसका मुकदमा दायर हो जाना चाहिए था, और ये क्रिमिनल एक्ट है, ये नहीं है कि आप इसका इस्तगासा पेश करें। मेरे इदारे इसके मुताबिक, मेरी राय के मुताबिक अब इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी इन्वॉल्व हो गई है, इसमें स्मगलिंग का एलिगेशन भी इस्टेब्लिश हो गया है, और उसके अलावा तो ये जो गिफ्ट डिपॉजिटरी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी इसमें बुरी तरह पामाल हुए हैं। तो जो भी अदारा इसकी तहकीकात कर रहा है उसको अब इसमें मज़ीद तसाल नहीं करना चाहिए, और इसमें जितने भी मुलज़मों की अभी तक निशानदेही हो चुकी है उन तक उनका हाथ पहुंच जाना चाहिए, और उनको मेरा ख्याल है कि हिरासत में लेना चाहिए, ताकि कि वो अदालतों से जो बड़ी फैयाज है उनको ज़मानतें देने के लिए कि उन्हें कोई ज़मानत ना मुहैया कर दे, ज़मानत उनके लिए दस्तयाब ना हो। तो मेरी राय के मुताबिक ये मुकदमा इतना वाज़ेह है, और वो जुल्फी बुखारी साहब ने कहा कि जी 4 साल में इनको और कोई मुकदमा नहीं मिला इसलिए उन्होंने ये बनाया। जनाब, ये मुकदमा कोई छोटा मुकदमा नहीं है। इसमें अमेरिका का फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप वो भी इसमें इम्प्लीकेट हो रहा है। इंडिया में इसकी बहुत ज़्यादा, इंडिया में सिर्फ मोदी एक बंदा बाहर निकला है, क्योंकि उसका ना कोई बच्चा ना कोई और आगे पीछे है, इसलिए उसको शायद इसका शौक नहीं होगा। लेकिन इंडियन लीडरशिप भी बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं और बड़े लोग गिरफ्तार भी हुए हैं।
तो पाकिस्तान में भी कोई नया मुकदमा नहीं है। पाकिस्तान में भी इससे पहले तोशा खाना के हवाले से जायज या नाजायज मुकदमात बनते रहे हैं। अच्छा साले साहब ये बताएं, राय के मुताबिक साहब ये आपने जाली रसीदों की बात जो की है सर, ये रसीद जो इन्होंने जमा कराई थी, जिस रसीद के मुताबिक ये 5 करोड़ 10 लाख रुपए की घड़ी इसने आउट ऑफ टाइम ने जो खरीदी है इनसे, तो ये रसीद ये देखकर तो 2019 उसमें डेट बाकायदा लिखी हुई है। जिस तरह मैंने कहा कि ऐसी अनप्रोफेशनल हाथ से लिखी हुई रसीद, ये रसीद तो शायद कोई जिस तरह मामूली ठेले पे जो होता है वो भी इससे बेहतर रसीद बनाता है। 5 करोड़ की खरीदारी करने वाला, जितने मैंने ज्वेलरी शॉप्स की रसीदें देखी हैं, राणा साहब ने भी इस पर रिसर्च की होगी और इस प्रोग्राम से पहले भी देखी हैं, जो मॉडल रसीदें होती हैं वो कंप्यूटराइज्ड रसीद होती हैं, उसमें सेल्स टैक्स नंबर होता है, ना इस दुकान का कोई सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, ना ये दुकान क्या FBR में है नहीं है, क्या इसके मामलात है क्या नहीं है, हाथों से लिखी। सर इस पर यकीन कर कौन सकता था साले जाफर साहब इस रसीद के ऊपर? ये तो सिर्फ इनके शायद जहनी गुलाम ही कोई यकीन कर ले। आप यकीन करें, यकीन करें, जब ये रसीद पहली मर्तबा पब्लिक हुई है, जब मैंने इसको देखा तो मैं हैरत ज़दा था कि इस्लामाबाद का एक बहुत ये पोश इलाका है, पोश मार्केट है जिना सुपर, वहाँ के जो दुकानदार हैं उनके पास तो बहुत अच्छी स्टेशनरी है, उनके पास इस तरह की रसीदें नहीं होती, उनके पास बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट किस्म की रसीदों का सिस्टम है, उसमें कंप्यूटराइज रसीदें होती हैं, हाथ से नहीं लिखी होती। ये तो मेरा ख्याल है आप कहीं आप चले जाएं टंडो आदम और काना काछा, वहाँ के दुकानदार भी आप इससे अच्छी रसीदें बनाने लगे हैं। ये वाकई आप ठीक कह रहे हैं कि ये तो एक 420 का अलग से ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 420 के तहत ये अलग से एक मुकदमा बनना चाहिए कि इन्होंने ये रसीद बनाई है। जहाँ तक वो उस बेचारे दुकानदार का तल्लुक है, मुझे तो उस पर तरस आया कि उसका कारोबार तो खैर उन्होंने बेशुमार बंद कराए हैं, जब तक इनके पास इख्तियार रहा है। तो एक और दुकानदार का भी आपको पता चल गया, इजाफा हुआ कि इनकी उसके साथ डीलिंग के नतीजे में उसका कारोबार। तो जहाँ तक ये इनकी बदउनवानियों की बात और करप्शन की और प्रैक्टिस की बात है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे अदारों को जो इस काम पे मामूर हैं उनको अपने काम को एक्सप्रेट करना चाहिए, तेज करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को PTI की गवर्नमेंट के दौर में जो गैर मुल्की कर्जे मिले हैं उनकी मिकदार, उनकी तादाद इससे पहले के 10, 20, 30 साल में जो कर्जे हासिल किए गए थे उनसे ज्यादा है। अभी तो ये देखना होगा कि वो कर्जे इतनी भारी रकूम, जबकि इन्होंने कोई एक धेले का प्रोजेक्ट भी कोई छोटा बड़ा शुरू कहीं नहीं किया, वो कर्जों की रकूम कहाँ गई हैं उसके ऊपर बहुत जल्द आपको बड़े बड़े इंकशाफात सामने आने वाले हैं। जुल्फी बुखारी का ये शौक भी पूरा हो जाएगा। अच्छा जुल्फी आपने जो ट्वीट किया ना साले जाफर साहब, जुल्फी बुखारी का ये शौक भी इसमें पूरा हो जाएगा। उन्होंने जो ट्वीट किया है साले जाफर साहब, कहिए ये उन्होंने ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कहा है कि वो तैयार हैं इसका फॉरेंसिक कराने के लिए। उन्होंने कहा है कि वो अपने पैसों से इसका फॉरेंसिक करा सकते हैं, वो कॉपी पेस्ट ऑडियो इसको कहते हैं अपनी ट्वीट के अंदर जुल्फी बुखारी साहब। तो क्या इसका फॉरेंसिक होना चाहिए साले जाफर साहब, आपको लगता है? इस किस चीज का फॉरेंसिक कराना चाहिए ये पता चलना चाहिए ना जी। क्या वो जो खातून की इनके साथ गुफ्तगू हुई है उसका फॉरेंसिक होना चाहिए, या ये जो रसीद है इसका फॉरेंसिक होना चाहिए, या बुखारी साहब का अपना फॉरेंसिक होना चाहिए? किस चीज का फॉरेंसिक कराना चाहते हैं? यानी देखिए ये बिल्कुल 2 + 2 और 4 का मामला है। को खुदा का खौफ करें, ये किस फॉरेंसिक का लफ्ज़ एक आ गया है क्योंकि इस नई साइंस में तहकीकाती अमल में, तो उसको उन्होंने घुसेड़ दिया है। ये भी तो बताया ना किस चीज़ का फॉरेंसिक कराना चाहते हैं। कोई फॉरेंसिक की जरूरत नहीं है, जो तहकीकाती अदारे हैं वो काम कर रहे हैं, वो इनको निकाल, बस उनसे दरख्वास्त ये की जानी चाहिए कि इसमें डिले ना करें, क्योंकि अभी उनके पास बहुत सारा मवाद मौजूद है, उनको सामने लाना होगा। जी सही। राणा साहब आप बताएं, आप कह रहे हैं कि नैब इस पर काम कर रहा है, तो अभी क्या एक्सपेक्टेड है? क्योंकि अभी जो हुआ था उमर फारूक जहूर का सामने आना, मंजर पे आना, वो तो कहा जा रहा था कि छोटा धमाका है, तोशा खाना में इससे बड़े बड़े धमाके होने वाले नैब तहकीकात में। ऐसा क्यों कहा जा रहा है राणा अबरार साहब? नैब किस तरह पेशरफ्त कर रहा है इसमें, कहां तक पहुंच चुका है और क्या होने वाला है इसमें? जी आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने ये बात की थी, जब मोहसिन बेग साहब भी हमारे साथ थे प्रोग्राम में, तो मैंने ये कहा था कि अभी बहुत बड़े बड़े धमाके होंगे, बहुत सारे इसकी अभी गोशे हैं जो कि अयान नहीं हुए हैं। एक और चीज भी मैं आपके प्रोग्राम में बता दूं, बल्कि पिछले प्रोग्राम में आपने पूछा था कि नैब इन्वेस्टिगेशन में रुकावट क्या है, तो मैंने कहा था कि मैं जल्द ही बताऊंगा कि नैब इन्वेस्टिगेशन में रुकावट है और वो केपी गवर्नमेंट ने रुकावट पैदा की हुई है। अच्छा। तो वो रुकावट ये है कि उस दौर में जब ये
तहफ़ मिले थे या जब मैंने आरटीआई भेजी थी 2020 में, उस दौर में तोशाखाना के इंचार्ज थे मोहम्मद अहद, डिप्टी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन। सही। वो बाद में हाई कोर्ट में जब केस चला तो उस वजह से उनका ट्रांसफर कर दिया गया था कैबिनेट डिवीजन से। तो अब भी वो होते हैं पेशावर में। पिछले दिनों नैब ने, डीजी नैब रावलपिंडी के ऑफिस ने उनको एक नोटिस भेजा था और कहा था कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं तोशाखाना इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। तो दस्तयाब नहीं थे, तो पता चला कि वो पेशावर में हैं, किसी अपने जो ब्यूरोक्रेट्स की ट्रेनिंग होती है उस सिलसिले में। तो वो मुसलसल ट्रेनिंग अब बढ़ती जा रही है। केपी गवर्नमेंट उनको अलाउ नहीं कर रही है पेशावर छोड़ना, उनको इस्लामाबाद नहीं आने दिया जा रहा। एक तरह से उनको वहां पर रोका हुआ है। हम कह सकते हैं कि उनको जबरदस्ती पेशावर में रोक कर रखा हुआ है ताकि वो नैब के सामने अपीयर ना हो सके या नैब की कस्टडी में ना आ सके। मैं समझता हूं, मैंने उस दिन भी जब मुझे बुलाया गया था तो मैंने उस दिन भी कहा था डीजी नैब रावलपिंडी से, मैंने कहा था कि ही इज की पर्सन फॉर दिस इन्वेस्टिगेशन। अगर मोहम्मद आद, डिप्टी सेक्रेटरी, फॉर्मर डिप्टी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन इंचार्ज तोशाखाना नैब की कस्टडी में आ जाएंगे तो सब कुछ सामने आ जाएगा और एक हफ्ते के अंदर ये रेफरेंस नैब कोर्ट के अंदर होगा और इमरान खान बिहाइंड दी बार होंगे। लेकिन उसको पेशावर में होल्ड किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि ये तो एक और केस है राणा साहब, बहुत ही सीनियर, ये नैब की तहकीकात में रुकावट बनना और अहम शवाहिद छुपाना। आज मैं अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी, मैंने आपको बता दिया। नहीं, लेकिन ये तो एक और केस है अपने अंदर, एक क्रिमिनल एक्ट है कि आप नैब की इंक्वायरी को रोक रहे हैं और आप अपने शवाहिद को दबाने की या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं नैब इन्वेस्टिगेशन में। तो दिस इज अनदर केस राणा साहब, ये एक और केस नहीं बन जाता? सुभान साहब की आवाज नहीं हमें मिल रही। राणा साहब आपको जी बिल्कुल बनेगा कि मुख्तलिफ बहाने पैदा करके उनको वहां पर पेशावर में रोका हुआ है और वो खुद भी डर रहे हैं। क्योंकि देखें, जब वजीर आजम 20 तोहफे बेचता है तो कुछ ना कुछ जो अमला होता है ना, एक दो तोहफे वो भी इधर उधर कर देते हैं। वो भी बहती गंगा में हर कोई हाथ धोता है, तो उनका भी कोई मामला निकल सकता है। इसलिए वो खुद भी डर रहे हैं और एक तरह से वो पेशावर में उनको रोका हुआ है और ये बिल्कुल नैब की इन्वेस्टिगेशन में रुकावट है। मैं पहले भी कहा था, पैदा हो रही है। दूसरी बात पर आते हैं कि साले जाफर साहब बहुत सीनियर साहबी, मेरे बहुत रेस्पेक्टेबल हैं, बल्कि मेरी मतलब जो सहाफत है शायद तो उसका डबल अरसा इनका तजर्बा हो चुका होगा। ये तहफ इतने कीमती, जो कि कहा जाता है कि ये 1 अरब रुपए का भी सेट हो सकता है जो ग्राफ का है, इतने तहफ कीमती दिए क्यों जाते हैं? इसका ऊपर भी मैं समझता हूं कि कभी कोई प्रोब, कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हालांकि आप चाइना जाएं, आपका वजीर आजम चाइना के दौरे पर जाए और आप डेलीगेशन में साथ हो तो आपको एक ही गिफ्ट मिलेगा। वजीर आजम को भी एक गिफ्ट मिलेगा, हर डेलीगेशन के मेंबर को भी एक ही गिफ्ट मिलेगा और वो होगा ग्रीन टी का एक कार्टन, जिसकी कीमत चंद 100 रुपए होगी, मैक्सिमम 1000-2000 रुपए हो सकती है। इसी तरह आप यूरोप जाएं, अमेरिका जाएं, वहां पर भी आपको इस नौयत के गिफ्ट मिलते हैं जो कि एक सिंबॉलिक होते हैं। कुछ मुल्कों में इतने महंगे गिफ्ट करोड़ों अरबों रुपए मालियत के क्यों मिलते हैं? आखिर क्या बतौर वजीर आजम इमरान खान ने क्या ऐसा काम किया था कि उनको इस हद तक ब्राइब किया गया? दूसरा सवाल मैं फिर वही करूंगा कि साले जाफर साहब से मैं पूछूंगा कि अपने तजर्बे की रोशनी में बताएं कि दुनिया की तारीख में क्या किसी वजीर आजम ने कोई तोहफा बेचा है? एक ब्रेक, और वो भी दूसरे मुल्क। राणा साहब, लेट्स टेक अ ब्रेक का दिया हुआ। एक ब्रेक के बाद सारे इन्वेस्टी सर ये जवाब लेते हैं। एक ब्रेक, हमें इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपको नाज़रीन बता रहे हैं कि किस तरह से तोशाखाना केस आगे बढ़ रहा है, नैब किस तरह आगे बढ़ रही है और मजीद सनसनीखेज हकायक जो सामने आ रहे हैं। इस ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने कुछ रसीदें रख रहे हैं। आर्ट ऑफ जो जिस तरह से ज्वेलरी शॉप की रसीद दे दी गई, कहा गया जी आर्ट ऑफ टाइम ने ये जो है ये खरीदा है 5 करोड़ 10 लाख रुपए का। वो आर्ट ऑफ टाइम जिसने वो रसीद बनाई, वो रसीद देखकर लगता है कि वो इतना अनप्रोफेशनली रसीद बनाई गई थी कि लगता है कि वो आर्ट ऑफ टाइम ज्वेलरी शॉप क्या बल्कि कोई सब्जी वाला भी इससे बेहतर रसीद बना सकता है। तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं। जो टैक्स रिटर्न्स की तफसीलात सामने आई उसमें कुछ हकायक बेनकाब हुए। इसमें बताया गया कि जो घड़ी जिसने खरीदारी की, जैसे मैंने आपको दिखाया था, उसके बिजनेस कैपिटल वगैरह, उसके पास खरीदने की इस्तात ही नहीं थी। ये इंकशाफ हुआ। ये कल कासिम अब्बासी साहब की स्टोरी भी थी जिसमें बताया गया कि मोहम्मद शफीक और उनकी घड़ियों की दुकान आर्ट ऑफ टाइम की वेल्थ स्टेटमेंट टैक्स रिटर्न की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आई और इमरान खान से तकरीबन 50 मिलियन रुपए 5 करोड़ 10 लाख में जो मशहूर ज्वेल वॉच सेट खरीदने की इस्तात का कोई सुराग नहीं मिला। मोहम्मद शफीक की जानिब से साल 2018 से 2022 के टैक्स गोशवारे जो जमा हुए उसमें दुकान आर्ट ऑफ टाइम की खालस आमदनी तकरीबन 12 मिलियन रुपए दिखाई गई, जो शफीक के वॉच शॉप के कारोबार के इनकम टैक्स गोशवारों की अक्कासी करती है। 5 सालों में मोहम्मद शफीक की वेल्थ स्टेटमेंट असासे जो साल 2018 में 2.8 मिलियन रुपए से बढ़कर साल 2022 में 1 करोड़ रुपए से ऊपर हो गए। मोहम्मद शफीक के बैंक अकाउंट में 2019 से अब तक जो बैंक खातों में सबसे ज्यादा रकम जमा हुई, जो बैलेंस रहा, वो 45 लाख रुपए का बैलेंस था। इस अरसे के दौरान इसने ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए बैंक से विड्रॉ किए। घड़ी की दुकान आर्ट ऑफ टाइम के इनकम टैक्स रिटर्न में जो मजीद इंकशाफात हुए उनके मुताबिक इस दुकान ने 5 सालों में सबसे ज्यादा 18 लाख रुपए का जखीरा यानी इन्वेंट्री रखी। आर्ट ऑफ टाइम के जरिए 2018 से 2020 तक खालिस खरीदारी तकरीबन 20 मिलियन यानी 2 करोड़ रुपए की मजमूई तौर पर हुई 2018 से 20 के दौरान, लेकिन इमरान खान साहब का एक हार ही तकरीबन 50 मिलियन का था। जाहिर हुआ कि आर्ट ऑफ टाइम की जानिब से खरीदी गई घड़ियों का कुल स्टॉक सिर्फ 20 मिलियन रुपए है और इमरान खान ने इसी दुकान और इसी शख्स मोहम्मद शफीक को 50 मिलियन घड़ी फरोख्त करने की रसीदें जमा कराई थी। और ये बार बार वो, न सिर्फ वो बल्कि उनके हमनवा, उनकी पार्टी ये दावा बार बार करती रही है। जो उनका मोहम्मद शफीक का जो बिजनेस जो उनका टैक्स है उसकी जो मुख्तलिफ हमने स्लाइड्स आपको दिखाई थी, वो अगर एक बार फिर देखते चलें तो साल 2018 में उनका बिजनेस कैपिटल 14,30,000 रुपए था। टोटल एसेट्स 28,51,800 रुपए थे। साल 2019 में उनका टोटल बिजनेस कैपिटल 14,30,000 रुपए, टोटल कैश अवेलेबल 40 लाख रुपए तकरीबन और टोटल एसेट्स तकरीबन 54 लाख रुपीस थे। साल 2021 में ये बढ़ जाता है, ये टोटल एसेट्स बढ़ के तकरीबन 88 लाख हो जाते हैं और टोटल कैश 68 लाख उनके पास अवेलेबल होता है। साल 2022 में ये बिजनेस कैपिटल तकरीबन जो टोटल एसेट्स हैं वो 1 करोड़ से बढ़ जाते हैं और टोटल कैश अवेलेबल 85 लाख होता है। फिर भी ये 5 करोड़ 10 लाख की फिगर नहीं बनती। सारे जाफर साहब, आपसे 2 सवाल राना अबरार साहब ने पूछे थे, मैं चाहूंगा आप उनका जवाब देंगे। तोहफे क्यों, और दूसरी बात कि इन तोहफों को पहले किसी वजीर आजम ने फरोख्त किया है? आप अपनी सहाफती कैरियर और अपनी नॉलेज के हिसाब से हमें बताएं सारे साहब। गुजारिश है जी कि ये राना साहब ने जो अभी पूछा था कि ये बेश कीमत और इतने गिरा कीमत तोहफे क्यों मिलते हैं जी, तो ये अब एक तरीक़ेकार था विन ओवर करने का। पाकिस्तान का जो इस वक्त, अगर इस वक्त पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा तोहफे तहफ़ का कोई तबादला हुआ, यानी जिस दौर का हम जिक्र कर रहे हैं, तो उसका मेरी दानिश के मुताबिक ताल्लुक था सी पैक के साथ। अब सी पैक का इन तोहफों से क्या ताल्लुक है, ये एक ऐसी बात है जिसके ऊपर मैं तबाह आजमाई नहीं करना चाहता। इसकी वजह यह है कि मौजूदा हुकूमत बड़ी कोशिश और बड़ी मेहनत करके तमाम मुल्कों के साथ अपने मामलात को ठीक कर रही है, क्योंकि ये इमरान खान का दौर ऐसा था कि जिसमें वो पाकिस्तान के हर मफाद को बेचने के लिए तैयार थे और उन्हें अपने हर मफाद को बेचा, और शायद ये उसी का एजाज़ था कि उनको इतने कीमती और इतने बेशकीमत तहफ़ मिले। और फिर आप ये देखिए, मेरी जो अभी आपने पूछा कि इससे पहले कभी किसी हुक्मरान ने कभी तोहफे तहफ़ बेचे हैं, मैं समझता हूँ कि तोहफा अगर 1 पैसे का भी हो तो वो भी उतना ही हमारे लिए काबिल कदर होना चाहिए जितना 1 अरब रुपए का है। और उसको फ़रोख्त करने के लिए, अगर फ़रोख्त करने के लिए आपको दिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि आपके साथ वो कारोबार किया जा रहा है। आपको एक इतना बेशकीमत तोहफा देकर, ग्रां कीमत तोहफा देकर आपकी खिदमत हासिल की जा रही हैं, जो उनके कौमी मफादात या उनके जो इलाकाई मफादात हैं उनसे ताल्लुक़ रखती है। मैं उसकी ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बिल्कुल राना साहब ने ठीक कहा कि हम जब जाते, मुझे इत्तफाक हुआ फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट्स और हेड ऑफ गवर्नमेंट के साथ बैरून मुल्क जाने का, बेशुमार मुल्कों में हम गए हैं।
लेकिन ये जो बड़े बड़े मुल्क हैं, बड़े एफ्लुएंट कंट्रीज हैं, वो भी तोहफे देने के मामले में सिंबॉलिक होते हैं। मसलन जिस चीज़ की वो प्रोडक्ट या जिन मसनूआत के लिए उनके मुल्क की शोहरत होती है, वो ये इंफरादियत होती है, वो उसका एक नुमाइशी और उसका रिप्रेजेंटेटिव गिफ्ट ज़रूर देते हैं। ना सिर्फ ये कि हेड ऑफ डेलीगेशन को देते हैं, बल्कि जो वफ्द के दीगर अरकान हैं उनको भी वो दिए जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक कहा। मुझे याद पड़ता है कि आज से कोई तकरीबन 40 साल पहले हम कोरिया गए, तो उन्होंने एक वो बूटी दी, जिसको यहाँ आकर हमने बाद में पता चला उसका क्या नाम है। वो बूटी जो है वो इंसान की जिस्मानी ताकत में इजाफा करती थी, और हम हैरान थे, हैरत ज़्यादा थे कि ये क्या चीज़ हमें उन्होंने दे दी है। फिर उसके बाद हमने एक दूसरे से पूछा तो पता चला कि ये वो बूटी है जिसे इंसान इस्तेमाल करे तो उसमें वो चाको चबंद होता है, उसमें चुस्ती आती है, वो भाग दौड़ के काबिल होता है। तो अब बताइए कि कहाँ ये बूटी के तोहफे, कहाँ पे चाय के तोहफे, और कहाँ पे घड़ियाँ और ये हीरे और ये जवाहरात। एक और बात जो सामने आई है क्योंकि ये एक नहीं दूसरी ऑडियो लीक है बुशरा बीबी की। इससे पहले ये एक हिदायत दे रही है सोशल मीडिया के हवाले से कि क्या ट्रेंड बनाना है, और उनको फराह को अटैक किया जा रहा है, तुम्हें ये करना है, गद्दारी और ये सब लिंक करना है, अरसलान बेटा। आज ये सामने आई है, तो पार्टी हिदायत कहां से आ रही है? इमरान खान साहब बुशरा बीबी के थ्रू ये हिदायत देते हैं वर्कर्स को, रहनुमाओं को, यानी इनका जो इंटरनल पार्टी स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको क्या राय बनती है इन ऑडियो लीक्स के आने के बाद? गुजारिश यह जी कि इस खातून का ना तो कोई सियासत से ताल्लुक़ होना चाहिए, ना इस खातून का किसी ऑफिशियल बिजनेस से कोई ताल्लुक़ होना चाहिए। अगर कोई इनका ताल्लुक़ किसी बिजनेस से बनता, किसी हुकूमती बिजनेस से बनता, सियासत से बनता, तो उसका ऐलान होना चाहिए था। एक तरफ तो जब भी कभी कोई इशू होता था तो कहते वो तो खातूने खाना है, उनका क्यों जिक्र करते हैं। अब पता चला कि जनाब ये प्लेबैक सिंगर तो यही थी, इस सारे खेल में प्लेबैक सिंगर का ये रोल प्ले कर रही थी। और अभी तो ये एक दो आपको ऑडियो आई हैं, आप देखिएगा आने वाले दिनों में बहुत कुछ सामने आएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो पाकिस्तान के साथ पौने 4 साल के दौरान पाकिस्तान में जो तबाही नाज़िल हुई है, ये अकेला इमरान खान साहब नहीं था, बल्कि उसमें इस खातून का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और इस खातून का ही कंट्रीब्यूशन नहीं था, ये इनकी पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो अपने आप को बड़े कदावर ज़ाहिर करते हैं, इन सब का कंट्रीब्यूशन था। इन सब लोगों ने मिलकर पाकिस्तान को तबाही के धाने पर पहुँचाया है। ये अल्लाह करीम का शुक्र अदा करना चाहिए इस कौम को कि उनसे निजात हासिल हुई है, वरना अब तक पाकिस्तान वाक़अतन दिवालिया हो चुका, करार पा चुका होता। जी राणा साहब, आप बताइए कि उमर फारूक के हवाले से जो आपने कहा कि नैब अब जाएगा, तो वो ताउन कर रहे हैं, नैब के साथ तैयार है ताउन करने के लिए, और जो वो इंकशाफात टीवी इंटरव्यूज में कर चुके हैं मुख्तलिफ, क्या वो उससे कोई और नई बात भी बता सकते हैं नैब को, जिससे ये केस मजीद दिलचस्प टर्न ले सकता है, या कोई नए इंकशाफात भी हो सकते हैं इसमें? क्या मेरी मालूमात के मुताबिक उमर फारूक ज़हूर साहब नैब के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, वो बिल्कुल तैयार हैं, और कुछ चीज़ें अभी वो उन्होंने इसलिए नहीं बताई हैं, कुछ चीज़ें बता दी थी टीवी के ऊपर, लेकिन नैब वालों ने कहा है कि देखें आप सब चीज़ बताएंगे तो बहुत सारे एक्शन फेल हो जाते हैं, क्योंकि जो अक्यूज्ड हैं या रेस्पोंडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा क्लेवर हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, पॉलिटिकल पावर है, वो चीज़ों को डाइल्यूट कर देते हैं, फेल कर देते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि उमर फारूक ज़हूर साहब के पास काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं, काफ़ी सारे एविडेंसेस हैं, रिकॉर्ड मौजूद है जो कि वो मंजर आम पर नहीं लाए हैं। कुछ चीज़ें मेरी बात हुई थी उनसे, कुछ चीज़ें मेरे साथ ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कस हुई थी। मुझे मालूम है कि ये वाकई जिस तरह साले जाफर साहब ने कहा था कि ओपन एंड शट केस है, ये 1 महीने के अंदर केस कंक्लूड हो सकता है। अब नैब के ऊपर डिपेंड करता है। अभी तक की जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी है नैब की, जो खास तौर पर नैब के एडिशनल डायरेक्टर हैं जो इस इन्वेस्टिगेशन को लुक आफ्टर कर रहे हैं, और आईओ हैं, खातून हैं मैडम, वो बहुत ही एफिशिएंट और कॉम्पिटेंट खातून हैं। तो मैं समझता हूं कि इसी तरह चलता रहा, अगर कोई पॉलिटिकल रुकावट ना आई, अगर कोई एनआरओ इमरान खान को ना दिया गया, क्योंकि वो बार बार एनआरओ मांग रहे हैं। आपको ये भी मैं बता दूं कि इमरान खान साहब तोशाखाना केस में
मुसलसल एनआरओ की दरखास्त कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरी मालूमात के मुताबिक तो एनआरओ नहीं मिला है। अगर एनआरओ ना मिला तो नैब 1 महीने के अंदर भी इस केस को कंक्लूड कर सकता है। और ये कोई मुश्किल नहीं कि तो ये ओपन एंड शट केस है, बताइएगा कि एक तो ये रसीद है पर हम कंफ्यूज होते हैं। एक तो ये रसीद है जो हमने अभी आप दिखा भी रहे हैं नाजरीन को किस तरह से ये आर्ट ऑफ टाइम की रसीद थी जो फेक लग रही है बजाहिर, और दूसरा वो असेसमेंट है जो रिटेंशन के लिए हुई है, वो भी तो सादा कागज के ऊपर लिख के ना दस्तखत है ना स्टैंप है ना कुछ है, उसके ऊपर लिख के दे दी गई है कि ये असेसमेंट है, ये इतने का आपने ले लिया, ये इतने का, तो वो भी तो एक फ्रॉड है जो हुआ है, वो वाला फ्रॉड जो है। जी बिल्कुल वो फ्रॉड हुआ है। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि मैं जब डीजी नैब ऑफिस गया था तो मैंने जब देखी फाइल में कि वाइट पेपर के ऊपर चिट्टे कागज पर अप्रेजल लिखी हुई है, अप्रेजल की हुई है, जो कि उसी मोहम्मद आहद जो तोशा खाना के इंचार्ज थे उन्होंने बनाई थी या अपने किसी मुलाजिम से उन्होंने बनवाई थी। फेक अप्रेजल के उस पर व्हाइट पेपर पर बाल पेन से लिखा हुआ है कि अप्रेजल बाई एफबीआर, नीचे लिखा हुआ है 1 रेस्ट वॉच ब्रैकेट में ग्राफ और सामने प्राइस लिखी हुई है 8 करोड़ समथिंग, और नीचे किसी के सिग्नेचर नहीं है, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, कोई डेट नहीं है, ना कोई स्टैंप लगी हुई है, ऐसे भी अप्रेजल अच्छा मजे की बात यह है कि नैब के जो ऑफिसर हैं वो इसको दुरुस्त मानकर बैठे हुए थे। मैंने कहा डीजी साहब को, मैंने कहा जनाब ये फ्रॉड है, ये फेक अप्रेजल है, इन नौसरबाजों ने शामिल करवाई है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि असल अप्रेजल क्या होती है, तो मैंने नेक्स्ट वीक जब मेरी दोबारा से मीटिंग हुई थी तो मैंने कस्टम से अपने किसी सोर्सेज से 2 एक्चुअल जो ओरिजिनल अप्रेजल शीट होती हैं जो डेली में कस्टम अप्रेजर बनाते रहते हैं ड्राई पोर्ट पर, वो मैंने उनको दी थी और बतौर एविडेंस उन्होंने अपनी फाइल में वो शामिल की, वो हमें मैंने उनको हैंडओवर की थी। और ये फ्रॉड किया गया है, इस तरह के कई फ्रॉड मौजूद हैं। आखिरी चंद मिनट है, मुझे बताएं क्योंकि आपके साथ क्या पंजाब हुकूमत अभी भी विक्टिमाइजेशन कर रही है जहां तहरीक इंसाफ का असर रसूख है, क्या अभी भी हो रही है विक्टिमाइजेशन? जी सेफान साहब, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि अभी भी पीटीआई की हुकूमत मौजूद है पंजाब में। मेरा ताल्लुक राजनपुर से है और मेरे साथ सौतीली माँ का सलूक किया जा रहा है। रियासत वो कहते थे कि होगी माँ के जैसी, लेकिन रियासत सौतीली माँ बनी हुई है। मेरे भाई के खिलाफ एक इंतहाई घटिया एफआईआर काटी गई जिसमें औरत के अगवा का इल्ज़ाम लगाया गया। हालांकि औरत हम बरामद करवा चुके हैं, जो सो कॉल्ड मुदई बनाए गए उनके रिश्तेदारों के घर से कराची से हमने बरामद करवाई है, पुलिस ने चालान में रिपोर्ट भी दी है। ये उसके बावजूद उस मुकदमे के को जो है ना ख़त्म नहीं किया जा रहा, कई से कई उसके अंदर से रंग निकाले जा रहे हैं और मेरी फैमिली विक्टिमाइज हो रही है। और दूसरी तरफ ये भी पंजाब हुकूमत की जो है डिस्क्रिमिनेशन देखें कि राजनपुर में सैलाब आया, 90% जिला डूब गया था। मेरा अपना जाती घर, मेरे भाई का, मेरी 2 बहनों के घर और दीगर रिश्तेदारों के भी बह गए थे। और हुआ ये है कि कोई मुझसे पूछता तो और बात, जो मामूल की पंजाब गवर्नमेंट की एक कंपनसेशन होती है कि मतलब फसल बह गई, घर बह गया, साल की हम गंदम रखते हैं वो भी बह गई, मतलब माल मवेशी बह गए, तो वो पटवारी और कानून गो ने उनको रोक दिया गया था। हम मेरे भाई का और मेरी 2 बहनों के उनका इंदराज नहीं किया गया रिकॉर्ड में, और उनके पंजाब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के नजदीक हम फ्लड विक्टिम नहीं है। लेकिन मैं वजीर आला पंजाब से कहता हूं कि जहां मेरा घर था वो मुझे घर ढूंढ कर दिखाए। वो चटियल मैदान बना हुआ है क्योंकि उससे के ऊपर जो सैलाब का पानी है 100 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से जाता है, जो सामने चीज आती है वो सारी बह जाती है। ये सारा कुछ मेरे साथ हुआ है और अनफॉर्चुनेटली आज तक मुझे वफाकी हुकूमत ने भी पूछा तक नहीं है। नहीं, आज राणा साहब भी जिक्र तो कर रहे थे आपका तेरा घर प्रेस क्लब में, तेरे माल मवेशी बह गए, सब कुछ। राणा साहब, आज राणा साहब ने जिक्र किया था आपका प्रेस क्लब में, खत्म करवाई, मुझे आज तक बेरोजगार रखा। राणा साहब आज प्रेस क्लब में राणा साहब जिक्र कर रहे थे आपका प्रेस क्लब में, राणा साहब, मोहसिन शाहनवाज राणा साहब।
जी जिक्र तो किया है। अच्छा। यही तो बात है, राना सनाउल्लाह साहब ने भी जिक्र किया, उन्होंने टीवी स्क्रीन पर तो वो कहते हैं कि दोनों हाथों से सलूट करना चाहिए राना अबरार को। और मोहसिन शाह नवाज राजधान में मैं नहीं था, लेकिन आज मैंने सुना है कि नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि मैं उस सहाफी को खराज तहसीन पेश करने के लिए, वो स्क्रीन के ऊपर तो खराज तहसीन बड़ा पेश किया जाता है, सलूट किया जाता है, लेकिन आज एक्चुअली कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत शुक्रिया करूंगा आपका, राना साहब वक्त इंतजाम पे पहुंच रहे हैं। आपका साले जाफर साहब का आप दोनों ने जी साले साहब एक छोटी सी बात जी फरमाएं साले साहब। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि इन्होंने सिर्फ घड़ी और हीरे का सेट चोरी नहीं किया, इन्होंने पूरा तोशा खाना ही साफ कर दिया है। जो इससे पहले तारीख में 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले जो ताइब आए थे वो सब गायब कर दिए हैं, वो सब का सफाया कर गए हैं। अभी तो ये एक पहला केस है जो राना बरार साहब ने इसकी निशानदेही की है, तफ्तीश तो उसकी भी होनी है। जी आप जारी रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया साले जाफर साहब, राना बरार साहब, आपने वक्त दिया, आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आप दोनों ने आपने गुफ्तगू सुनी, जो हकायक हैं, नैब की तहकीकात किस तेजी से बढ़ रही है और आगे आगे क्या होने जा रहा है इस केस में। साथ साथ आज ऑडियो लीक जो सामने आई इस पर भी गुफ्तगू हुई, और शफीक के टैक्स रिटर्न्स क्या बताते हैं, वो खुद क्या कहता है कि उसको किस तरह फंसाया गया इस केस में। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।